नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं? नमो बुद्धाय। आप सब लोग अच्छे हैं? एक बड़ी जीत हम लोगों ने लड़ाई लड़के हासिल की। यह मेरा सपना लगातार 20 सालों से था, लेकिन मैं जानता हूं कि यह कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। जब हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कहावत है, चोर के लिए ताला क्या, वकील के लिए कबाला क्या। आप कोई भी कानून बना दें, उसका इम्प्लीमेंट हमारे देश में कहाँ होता है। हमारा संविधान एक गीता का, रामायण का ग्रंथ है, बाइबल का ग्रंथ है। वह स्वच्छ मंदिर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक खूबसूरत संविधान बनाया, जिसमें वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता का दर्शन दिया। सबके लिए न्याय, सबको जीने और मुस्कुराने और खुशियों की एक नैसर्गिक ऊर्जा। लेकिन क्या हुआ, उस कानून, उस संविधान को चलाने वाले लोग जब अच्छे नहीं हुए, तो संविधान रद्दी की टोकरी में चलता चला गया। हम लगातार हॉस्टल के बारे में चर्चा करते थे और हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्टल और हॉस्पिटल एक ही संस्कृति और संस्कार और एक ही अक्षर के दो पहलू। हॉस्पिटल के कुकर्म को शायद आप नहीं जानते या जानते ही हैं। हर घर से 5, 2, 3 लोग बीमार पड़ते हैं। आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। हॉस्टल के गाइडलाइंस के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के, जिम्मेदारी के बारे में मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं। और मैं अपनी बेटी की सुरक्षा और उसके सम्मान के साथ कोई समझौता बचपन से नहीं किया। मैं अपनी बेटी के मुद्दों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। अपनी माँ बहनों के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। मैं मानता हूं कि पूरी पश्चात संस्कृति हमारे देश और हमारे बिहार में आगे बढ़ गई। ये होगा जिस तरीके से हम एआई, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पूरी दुनिया को मुट्ठी में कैद करती जा रही है। वहां हमारे भी देश के बच्चे बच्ची अछूता नहीं रहेंगे। अब सवाल उठता है कि हम उसको किस दृष्टि से लेते हैं, देखते हैं। उसका सकारात्मक पहलू है, उसका नकारात्मक पहलू है, निगेटिविटी भी है, पॉजिटिवनेस भी है। हमारे बच्चे में पॉजिटिवनेस भी है, निगेटिविटी। आप जिधर हमारे बच्चे बच्चियों को ढालना चाहिएगा, वैसे ढल जाएगा। अनुशासन जितना सख्त होगा, कानून जितना लागू होगा, हमारे भीतर में एक इकबाल होगा, एक डर होगा। मैं चाहता हूं कि एक डर हो, एक इकबाल हो हर कीमत पर। मेरी इच्छा है कि हर परिस्थितियों में गलत आदमी के मन में एक डर और भय रहना चाहिए, और हमारे बच्चों के भीतर भी डर होना चाहिए कि हम कोई गलत स्टेप ना लें। और माता पिता को भी चाहिए कि उनकी दोनों आंख खोल के अपने बच्चों के उस उम्र तक, जब तक हमारे बच्चे खुद आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं, तब तक उनकी नजरें अपने बच्चों पर है। आप ये जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकते हैं कि हमारे बच्चे कोटा चले गए, दिल्ली चले गए और मैं स्वतंत्र हो गया। ये सही नहीं है। आप जहां भी रहिए, अपने बच्चों पर अपनी निगाहें रखिए। मैं हॉस्टल के मामले में जानता हूं, मैं कई बार कहा हूं कि आपको एक मर्यादा, एक संस्कृति का ध्यान रखना पड़ेगा, मूल्यों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम ध्यान नहीं रखते हैं तो ये सही नहीं है। हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है। मैं फिर कह रहा हूं कि दोस्त होना गलती नहीं है, वो रहेगा।
वो रहना भी चाहिए। वो स्वाभाविक, वो हमारे जीवन का वैज्ञानिक आध्यात्मिक दर्शन भी, और हमें उसको गलत नहीं मानना चाहिए। दोस्त, अच्छा दोस्त गलत नहीं होता है। क्लासमेट होता है, लड़कियां होती हैं, बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, जीने मुस्कुराने के लिए सब कुछ होता है। स्वाभाविक है, जब हम दूर रहते हैं तो एक अच्छे भाई के रूप में, एक अच्छे दोस्त के रूप में हम किसी को अपने साथ शेयर करते हैं, कभी नाश्ता करते हैं, कभी कॉफी पीते हैं। मैं बार बार कहता हूं ये गलत नहीं है। मैं यह भी कहता हूं कि आप प्यार और प्रेम करना भी गलत नहीं है। मैं बहुत इस मामले में मैं बेतुकी बात नहीं करूंगा कि बच्चों पर इस तरह के अंकुश या इसी तरह की बातें, लेकिन जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हमारा अपना भविष्य है और आने वाले समय में हमारे भी परिवार है। इसीलिए कोई मेरी बच्ची पर, बच्चों पर गलत निगाहें रखे, दृष्टि रखे, और हमारे बच्चियों के कुछ कमजोरियों के कारण हमारी बच्ची किसी नेता, पदाधिकारी, पुलिसिया, कुचक्र और माफियाओं के और रसूखदार लड़के बच्चे के चक्र में फंस जाए, ये मैं नहीं होने दूंगा। ये जो गिद्ध दृष्टि है, ये जो दरभक्षियों की, ये नहीं चलेगा। और मैं मानता हूं कि लगभग जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, गरीब लोग हैं, उसकी मानसिकता अपने जीने खाने में है। ऐसा नहीं है कि नहीं मानता हूं कि उसके बच्चे गड़बड़ नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं ये जो पैसे वाले रसूखदार लोग हैं, जिसको अकूट लूट के पैसा कमाता है, पैसे की कमी नहीं रह गई है, पैसे कमाने के बाद और गलत आदतों के बाद वो क्या करेगा। जब हम पॉर्न देखेंगे, मैं कई बार कहता हूं, तो बहुत सारे लोग हमें गाली देने लगते हैं। पहली बार विधायक, एमएलए, एमपी बनने वाले लोग भी और किसी तरह अनुकंपा पर बन जाने वाले एमएलए, एमएलसी भी अच्छा गाली देते हैं। मुझे अच्छा लगता है। अब आप ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा है, सूरज पर आप थूक फेंकते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कई बार कहा कि एक बाज बहुत शक्तिशाली पक्षी होता है, उसके पीठ पर कौवा बैठ के चोंच मारता रहता है, बाज चुपचाप रहता है, उसका जवाब नहीं देता। यदि वो जवाब दे तो एक पंख से कौवा मर सकता है, लेकिन बाज उड़ता हुआ चला जाता है बहुत ऊंचाई पर, और बहुत ऊंचाई जाता है जहां के बाद कौवा सांस लेना बंद कर देता है। उसकी उससे ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत होती है और वो मर जाता है। बाज उड़ते हुए बहुत ऊंचाई की ओर चला जाता है, जिसको कोई देख नहीं पाता है। तो मुझे किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है। या मैं कई बार कहता हूं कि 10% नेता की बात करता हूं। बहुत देर आए दुरुस्त है, सरकार ने कल एक कानून लाया, लॉ लाया, जो पप्पू यादव की लड़ाई थी कि हॉस्टल में सीसीटीवी, वार्डन, ये और वो, पुलिसिया वेरिफिकेशन, कोई मर्द नहीं जाएगा, कोई जेंट्स नहीं जाएगा, उसके लिए अलग ऑफिस होंगे। तो एक नया संशोधन लाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि इसमें हम सब लोग, जो लोग लड़े, और ये मेरी लड़ाई थी, मैं व्यक्तिगत कर रहा हूं, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई, और ये जीत बिहार के बच्चे और सबकी है। इसको और मजबूती से हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन जब मैं कोई बात करता हूं कि कैसे बचेंगे, हमारी संस्कृति, हम हमेशा कहते हैं कि कानून बनाने वाले, कानून चलाने वाले, और जिसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार है। यदि वो मजबूत हो जाए, जैसे पंजाब में रिवर थे, या आप चले जाइए त्रिपुरा, मानिकचंद सरकार को याद कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। दुनिया आदमी ही चेंज करता है। मैंने 2 दिन पहले भी कहा कि बाय द वे, किसी दिन हमारी सरकार या मेरे स्वभाव से कभी मेरे साथ से कोई सरकार बनी, मुझको नहीं पता क्या होगा भविष्य में, क्योंकि लोग भविष्य की बात अभी ही करने लगते हैं।
यदि कभी हुआ तो निश्चित रूप से मैं रात के 2 बजे लगभग सभी प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल को सरकारीकरण कर दूंगा। उसमें उसकी भी हिस्सेदारी होगी। लेकिन प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे इंदिरा जी ने सभी बैंकिंग का निजीकरण किया था, सरकार के साथ कर दिया था, और सभी राजघराने को उन्होंने पूरी की पूरी, सरदार पटेल ने जिस तरीके से भारत के साथ मिलाया, भारत के संविधान और भारत की परंपराओं के मुताबिक, वह कठोर निर्णय थी, लेकिन वह निर्णय आम आदमी के बैंकीकरण का जो निजीकरण था उसको आम आदमी के लिए बनाया गया, वो सही था। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि ये गंदगी शुरुआत ऊपर से होती है। कल पुलिस ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसकी क्या जरूरत? मुझे समझ में नहीं आया। इतने दिनों के बाद पुलिस कहती है हाँ मैंने स्पर्म मिले। पुलिस का कहना है कि स्पर्म मिले, तो किसका स्पर्म था? भाग गए। पुलिस से पूछा गया तो वो भाग गए। जब आपने सीबीआई इंक्वायरी दे दिया तो क्या कहना चाहते थे? आपसे एक तो आपने सभी पत्रकार को लोगों को जाने नहीं दिया कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है। जो लोग आपसे पूछेंगे वो मान्यता प्राप्त नहीं होगा, उससे आप भागते हैं और आप हमेशा पुलिसिया जुल्म करते हैं, पुलिसिया अंदाज में बात करते हैं। सबका एक दिन आता है, कोई बचता नहीं है, सबकी खबर है, घर घर की कहानी है। यदि किसी को यह लगता है कि आप सुपर पावर हो गए हो या आप बिल्कुल अंतिम व्यक्ति हो, तो कहीं न कहीं कोई न कोई घटना से नहीं बचोगे, चाहे वो एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, चाहे कोई नेता हो। आप अपने को नॉर्मल रखिए और विनम्र रखिए। कोई भी हम हो या कोई संस्था की आलोचना करता है, व्यक्ति की नहीं। यदि अभिनव जी आपको लगता हो या पटना एसएसपी साहब कार्तिकेयन जी आपको लगता हो कि पप्पू यादव की आलोचना व्यक्तिगत है, तो मैं तो आपको ईमानदार भी कहता हूं, मैं डीजी साहब को ईमानदार भी कहता हूं। लेकिन ईमानदारी का मतलब सिर्फ लेना देना नहीं है। ईमानदारी का मतलब पैसा ही नहीं है। ईमानदारी का मतलब जाति के जहर में भी यदि मैं इन्वॉल्व हूं तो मैं ईमानदार नहीं हूं। यदि मैं सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता हूं और किसी सरकार से प्रभावित हो जाता हूं तो मैं ईमानदार नहीं हूं। मैंने कई बार इस बात को कहा कि ईमानदारी का मतलब है कि होल कैरेक्टर, होल आचरण, होल चरित्र। मुझ में भी कोई खामियां हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। लेकिन मेरी कोशिश होती है गलतियां एक बार हो, दोबारा नहीं हो। मेरी यह भी कोशिश होती है कि हमें बचना चाहिए हर उन चीजों से जो जिसके कारण दुनिया हमें वाच करती है और वो हमें ही गलत रास्ते की ओर जाना पर मजबूर न करना पड़े। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझसे कभी बड़ी गलतियां नहीं हो सकती। मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन गलतियां नहीं होगी। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपका आलोचक नहीं हूं, मैं आपका अच्छा मित्र हूं। आप हमें अपना आलोचक और दुश्मन नहीं मानिए। सरकार की आलोचना वैचारिक मैं करता हूं, करता रहूंगा, चाहे मुझे मरना हो, कोई मार दे, मैं माफियाओं की आलोचना करूंगा, क्योंकि उनका जो माफिया और अपराधी और रसूखदार लोगों का कैरेक्टर सिर्फ लोगों को नीचे दिखाने का और अपने ताकत से रौंदने का होता है। वो अपने रसूख से समाज को गंदा करता है, वो गंदे आदमी है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस गंदे है, लेकिन पुलिस के आड़ में कुछ व्यक्ति गंदा हो जाता है करते हुए, और जो आप भी जानते हैं कि गंदे लोग हैं या नहीं। हर संस्था में गंदे लोग होते हैं। मैंने कई बार कहा अपने नेताओं से कि मैं किसी व्यक्ति का आलोचक नहीं हूं, आपका निजी जीवन क्या है आप जानो। अब जैसे हार्दिक पटेल ने 4 लड़की 3 लड़कियों के साथ नग्न नहीं थी, पूरे नग्न थी, तो हार्दिक पटेल ने कहा मैंने तो कोई जबरदस्ती किया नहीं। यदि मुझे मेरी ताकत है और मैं 3-3 लड़कियों के साथ सो सकता हूं और लड़कियां अपने मन से आई तो इसमें क्या गुनाह है? और लोगों ने माफ कर दिया, लोगों ने वोट दे दिया, जैसे बिल क्लिंटन को दिया, जैसे एप्स्टीन फाइल में पूरे से पूरे ट्रंप का और पूरे देश के नेताओं का। मुझे दुख यहाँ इस बात का है कि नेता जाए करे कोई भी चीज नहीं, वो शारीरिक
उनकी अपनी है, वो क्या करेंगे मुझे उस पर नहीं लेना देना। लेकिन 13 साल 14 साल बच्चियों को ढूंढना और अपने रसूख, अपने पदों के रसूख, जब पद पर आकर के कोई नेता इस तरह के कुकर्म करते हैं तो वो जघन्य अपराध है और उसको फांसी मिलनी चाहिए। क्योंकि पद का दुरुपयोग और पद के कारण यदि किसी बच्ची 14 साल 15 साल या कोई एक दोस्त होना, मैं बार बार कहता हूं कि वो गुनाह नहीं है। यदि आपको कोई एक दोस्त है और आप किसी न किसी अकेलापन या आपको महसूस होता है तो आपके अपने जगह पर है। लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति एकदम नरभक्षी वाली बदलते रहना, वो सही मैं नहीं मानता हूं। उसको मैंने एक बार नहीं, कई पूरे देश में कई बार इस तरह की चीजें देखी गई, अस्पतालों में, कोर्ट में, सभी जगह देखेगा। ऐसा थोड़ी है, जज बनाने के नाम पर वकील का एक्सप्लॉयटेशन होता था, होता रहा है, सब कुछ के नाम पर होता रहा है। आज जो लगातार हमारी बच्ची को रात में ड्यूटी दी जाती है, सिपाही, और लगातार डीएसपी, एसपी, इन लोगों के द्वारा सिपाही, इंस्पेक्टर या एएसपी का जो शोषण आप देखिएगा, लगातार सासाराम से मुद्दों को लेकर के किसी भी सिपाही लगातार आत्महत्या का दौर जो बढ़ा है, इसको क्या मानेंगे। मैं बार बार कहता हूं इन चीजों से बचना चाहिए। जब कोई भी बच्ची को, मैं बार बार कहता हूं कि पुलिस में आप उसको रात में ड्यूटी जिम्मेदारी मत दीजिए, लेकिन आप उसको रात में भी जिम्मेदारी देते हैं, दूर पर रखेंगे, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। कितने डीएसपी, कितने एसपी का नंगा खेल, नंगा नाच पुलिस या बच्ची के साथ आया है, ये आप सब देख रहे हैं। यदि किसी को इस बात का चैलेंज है तो आप उठा करके देख लीजिए कि बिहार पुलिस में जब से हमारी बच्चियों का आना हुआ, वो आएंगी, बच्ची आएंगी, नहीं तो करेंगी क्या। लेकिन मुझे उस ओर ढालना पड़ेगा, सिस्टम ढालना पड़ेगा और हमें बचना होगा। मैंने बार बार कहा कि इससे परिवार का कलह बढ़ता है, परिवार टूट जाता है, इसको समझिए। इस तरह मैंने कई बार कहा कि जब से प्रज्वला 3000 लड़कियों के साथ सेक्स किया और उसको वीडियो पर डाल दिया। आप जानते हैं देवेगौड़ा जी के पोता के बारे में, सारी लड़कियों के साथ सेक्स करके वीडियो पर डाला गया। इस तरह कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में विधायकों के द्वारा लगातार सार्वजनिक पोर्न देखने की बात एक बार नहीं कई बार उजागर हुई। इतना ही उजागर नहीं है, एडीआर में आया हुआ है कि पूरा का पूरा एमपी एमएलए लगभग कितने 70-80% एडीआर में मेरे पास लिस्ट है। मैं ये सारे लिस्ट और एडीआर का लिस्ट मैं कई बार कहता हूँ। लेकिन कुछ लोग जिस तरीके से, कर्नाटक के मंत्री थे लक्ष्मण सबरी, सीसी पाटिल, इस तरह जिनको प्रज्वला रेवन्ना की चर्चा मैंने की, सीसी पाटिल की चर्चा मैंने की, इस तरह ब्रजेश ठाकुर एक एब्स्टिन फाइल ही था। ब्रजेश ठाकुर का जब मामला आया बिहार में, आपको पता है कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में आप उठा करके देखिए, वहां की 35 बच्चियां, जो 17 साल की बच्ची थी जिसको रखा गया, अनाथ बच्ची थी, उसको नेताओं के घर कैसे परोसे गए, पदाधिकारियों के घर कैसे परोसे गए, पटना में वो बच्ची कैसे गई, होटल में रखी गई, होटल में कौन आया, सब कोर्ट में जगजाहिर है। इसी तरह अरुण कुमार महिला बलात्कार के लंबी कानूनी प्रक्रिया, संजीव मुखिया, जो लगातार ये आया कि अपने रसूख और लड़कियों के द्वारा सारे नेताओं को ये करना और क्वेश्चन आउट करना, उस तरह कई विधायक मंत्री का सजा बिहार में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जब कोई बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे सभी पार्टी हम में नंगे हैं, कमलेश हो, बाबा चंद्रा स्वामी, स्वामी प्रेमानंद, बाबा अयप्पा, ये जितने लोग हैं, एक नहीं 100 200 साध्वी को बलात्कार करके मार दिया। संत कृपालू महाराज, नित्यानंद स्वयंभू भगवान, राम रहीम सिंह, आशा राम, ये लगभग, चाहे सेंगर हो, चाहे बरभूषण भाई का पर आरोप लगा हो, मैं ये नहीं कहता मेरे बरभूषण भाई ये है। गुजरात, राजस्थान के बंगा बीजेपी नेता स्वैप सिंह घोष, हावड़ा संकरेल अपने होटल में सेक्स रैकेट करते पकड़ाए गए। एक मेयर थे जिसने कई लड़कियों के साथ होटल में पकड़ाया। इस तरह नेताओं के द्वारा, भीषण पटेल जी हमारे गार्जियन रहे हैं, लेकिन 3 लड़कियों के साथ इस उम्र में भी मजे ले रहे थे। तो जो उनकी उम्र है 3 लड़कियों के साथ नेकेट, और मैं वो
मैं स्वाभाविक है, वो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, वो आ, बहुत ही मेल मिलाप के साथ थे, उस पर केस नहीं लग सकता है। लेकिन जब नेताओं की चंपा विश्वास की घटना, गौतम शिल्पी की घटना याद करिए कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और उसका क्या हुआ। मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस, सेक्ट रैकेटर, एफआईआर एनजीओ प्रमुख, जितना एनजीओ के लोग हैं उस पर क्या क्या मामले हैं, इसको आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। तो नेता एक संस्था है, बड़ी संस्था है, और नेता का अपना एक चरित्र होना चाहिए। मैं नहीं बहुत बात बोलना चाहता हूं, सबके बारे में है कि कौन राज्यसभा किस रूप से जाता है, कितने पैसे को लड़कियां पहुंचा करके किस तरीके से टिकट लेता है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। या शराब माफिया टिकट लेता है, या जमीन माफिया, या तो उसमें सिर्फ पैसे ही नहीं होते हैं, उसमें सारी चीजें होती हैं, सबके बारे में पता है। कौन सीसीटीवी फुटेज पर किसका नंगा करके फोटो ले लेता है, कौन कौन क्या करता है, ये सब के बारे में पता है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये मुझे किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, लेकिन जिस तरीके से आज पूरे बिहार की स्थिति है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढाक के 3 पार। आपने जनता के गुस्से को कम करने के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपने कुछ भी नहीं बताया। मेरे पास लगभग 60% नेताओं का नाम है, फिरहस्त है, लिस्ट है। और जो दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया, इसके पहले भी बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन हुए, और उस स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा कि चुनाव के समय नेताओं को 17 साल, 14 साल, 16 साल, वो कह रही हैं कि जितने कम उम्र की लड़की चाहिए 40,000 रुपये लगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, सब कुछ आपने देखा। तो ये क्या चिंता का विषय नहीं है? क्या इस पर बात नहीं करनी चाहिए? मैंने इसी पर 1-2-3 बच्ची ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे सामने में, मैंने उसको वीडियो भी डाला है, उस बच्ची को एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश की गई, वो बक्सर की बेटी थी। इसी तरह मैंने वार्डन का वीडियो डाला, उसने कहा कि मुझको पता नहीं है, जबकि वो रात भर उसी हॉस्टल में रही, कुकर्म कराने में उसकी भूमिका है, और वो वीडियो पर दिखी और हमको कहती है कि मैं उस हॉस्टल में नहीं था। उस तरह ही मैं जानता हूं कि इस पूरे केस को मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, डॉक्टर सतीश सिंह ने पैसे लेकर के किसी भी कीमत पर डॉक्टर सतीश सिंह का सर्टिफिकेट कैंसिल होना चाहिए। उसका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि उसने, डॉक्टर सतीश ने मेरी बेटी का प्रेगनेंसी का जांच कैसे किया। इसी पर उसकी डॉक्टरी खत्म हो जाना चाहिए था। क्या स्पर्म थे कि नहीं, वो किस आधार पर उनके गायनोकोलॉजिस्ट ने कह दिया कि बलात्कार नहीं हुए, और पूरी पुलिस प्रभात हॉस्पिटल के निर्णय पर ही आज तक अडिग है। प्रभात हॉस्पिटल के निर्णय पर अडिग है, तो फिर पीएमसीएच के तीनों डॉक्टर और लैब के जांच करने वाले जो वैज्ञानिक है, उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही, उस पर केस क्यों नहीं कर रहे हो? मैं चाहता हूं संध्याल, यदि संध्याल की टीम गलत है तो उसकी गिरफ्तारी हो और उसको सार्वजनिक किया जाए, पूरा का पूरा वीडियोग्राफी को। मैं चाहता हूं कि 40 सेकेंड का आपने वीडियो क्यों दिया, निकालते हुए 3:40 का वीडियो क्यों दिया? पूरे आप सीसीटीवी का वीडियो क्यों नहीं दे रहे हो? वो किसके पास है? आप उसको क्यों छुपाना चाहते हो? और आप किसको बचाना चाहते हो? मनीष रंजन इसमें कंप्लीट है, निश्चित अग्रवाल है, और वो वार्डन है। दूसरा, किसके कहने पर थाना से इन तीनों को पीआर पर छोड़ा गया सबूत को मिटाने के लिए? क्या अब हमारी सीबीआई सही तरीके से काम कर पाएगी? क्योंकि सबूत नहीं बचा है, इसका क्या हश्र होगा? लगातार जहानाबाद के बच्चियों ने, लगातार युवाओं ने अपनी लड़ाई और अस्मिता की बात लड़ी। सवाल ये नहीं उठता है कि कल क्या होगा, कल किस बिंदु पर होगा। सवाल ये उठता है, मरने के बाद मेरी बेटी और उस परिवार को आपने जिंदगी छीन ली, उसकी बच्ची को चरित्रहीन बनाने में आपने कोई कसर बाकी नहीं रखा, जबकि उनकी बच्ची एक लड़के से कभी बात तक नहीं किया, डायरी में नाम नहीं है, उसके मोबाइल पे नाम नहीं है, वो 2-2, 3-3 महीने तक भोजन नहीं भरा पाती थी। वो बच्ची निहायत ईमानदार थी, उसके बावजूद भी उस बच्ची को चरित्रहीन बनाने में पुलिस और डॉक्टर ने कोई कसर प्रभात ने बाकी नहीं रखा। क्यों ऐसा आपने किया? ये सबसे बड़ा सवाल। क्या कारण है कि आप डॉक्टर सतीश को फ्री छोड़े हुए? 127 पेज की जांच के बाद निमोनिया लिखना कि ये डॉक्टर की बदमाशी नहीं थी?
क्या डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है? मनीष रंजन ने कहा देहरादून में मैं था, क्या मनीष रंजन झूठ नहीं बोला? क्या वो इन्वॉल्व नहीं है? और उसके बाद लगातार आज तक आप पहली बार कल इस बात को स्वीकार किए हो को स्पर्म था तो किसका था? इसमें क्यों भाग गए? और ये आपको गलत क्यों लगता है? सब लोगों ने मिलकर डीजी को बलि का बकरा क्यों बनाया? एक भले आदमी, एक अच्छे आदमी को बलि का बकरा आपने बना दिया सब लोगों ने। क्या कारण है? किनको बचाना चाहते हो सभी लोग मिलकर के? बस यही तो सवाल है। इस बच्ची के न्याय को तो चाहिए ही चाहिए। ये बच्ची को जिस तरीके से बदनाम किया गया, उसकी लड़ाई 8 तारीख को जंतर मंतर पर भी होगी। यहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने ये निर्णय लिया है लड़ने का। ये लड़ाई नीचे तक नहीं ऊपर तक जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय भी जाएगा। हम अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए सिर्फ इन लोगों की तरह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, सिर्फ इन लोगों की तरह 7 क्लास 8 क्लास तक सर्टिफिकेट स्कूल का दे करके और साइकिल दे करके बच्चियों के द्वारा राजनीति करना नहीं है। मैं इन नेताओं के नरभक्षी पदाधिकारी और रसूखदार के बेटे और माफियाओं से अपनी बच्ची की हिफाजत चाहता हूं। मैं अंतिम सांस तक अपनी बच्ची के लिए लड़ना चाहता हूं। जिसको जितना गाली देना हो, आपके गाली का स्वागत है। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, कोई शिकवा नहीं। मैं जाहिल लोगों का जवाब नहीं देता, ना समझ लोगों का जवाब नहीं देता, गोबर पर घी भी नहीं डालता। मुझे इतनी फुर्सत भी नहीं है। मैं लुटेरा हूं या नहीं हूं, मुझे पैसे कहां से आते, ये मैं एमएलए एमपी नहीं था। हमारे बाप दादे से लेके जूरी कोट आपने नहीं बनाया। पहली बार मेरे दादा यदि 32 साल मुखिया रहे, बाप पूरा दुनिया घूम करके हम तो 90 में एमएलए बने, जब हमारी उम्र 22 साल की थी। तब भी हमारे यहाँ 25 नंबर बेली रोड पर 10,000 आदमी डेली खाना खाते थे। ये आप बेली रोड के बगल में हनुमान मंदिर से या किसी से पूछ लो, पूछो कि पप्पू यादव के यहाँ कितने लोग खाना खाते थे। मुझको ये बात समझ में नहीं आती कि लोगों को पेट में दर्द क्यों होती। मैं क्षमा चाहूंगा कि किसी के बारे में गाली गलौज करने और किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार समझिए। जैसे हमारे निशिकांत दुबे जी बेचारे कहीं ना कहीं किसी न किसी को गाली, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन हमने कल सुना परसों इधर सुना है कि निशिकांत दुबे जी अपनी ममेरी बहन से ही शादी कर ली। कोई बता रहे थे अपने सगी ममेरी बहन से। अब आप सोचिए, क्या ये हिंदू रीति में कोई अपनी ममेरी फुफेरी मौसेरी बहन से शादी करेगा? आप जरा समझिए। सब लोग चरित्र की बात करते हैं। दिल्ली में जब हमारा एमएलए एमपी अपनी पूरे संस्कार को छोड़ करके, आप नाचिए मजे लीजिए, लेकिन जौहरी नहीं है उसका नुमाइश करना। जौहरी नहीं है कि हम दारू पिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेता यदि दारू पीने के बाद नुमाइश करता है तो ये सही समाज को प्रस्तुत नहीं करता है। आप एक क्वाट ले लीजिए, एक ट्रिप ले लीजिए, लेकिन बोतल पी करके यदि आप नंगा होते हैं तो ये समाज में आप उच्च नैतिकता का मापदंड प्रस्तुत नहीं करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि बिहार के 10% नेता यदि छोड़ दिया जाए, 5% जो निश्चित ईमानदार भी हैं, चरित्रवान भी हैं और दारू से दूर भी है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। लेकिन 90-95% नेताओं का ब्लड सैंपल चेक करिए और मोबाइल चेक करिए और उसके घर का सीसीटीवी फुटेज, वो कहां जाता है, उसके ब्लड में दारू है या नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, दारू के बारे में आप करिए। आप मोबाइल पर फॉर्म देखते हैं कि नहीं, आप पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन वैज्ञानिक करवा लीजिए। और आप हम ही को चैलेंज करते हैं। मेरा मोबाइल रखा हुआ, पूरी जांच कर लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया से, मेरा ब्लड भी पहले जांच कीजिए कि मैं सुपारी खाता हूं कि नहीं, मैं तंबाकू खाता हूं कि नहीं, मैं मांस मछली खाता हूं कि नहीं। मैं मेरे मोबाइल पर यदि एक बार भी जिंदगी के गुना दुनिया के किसी भी चीजों में आपको पॉर्न की शिकायत मिल जाए, मैं उसी दिन रिजाइन कर दूंगा आजीवन। मैं चैलेंज करता हूं मेरे मोबाइल को चेक करने, मैं आजीवन रिजाइन कर दूंगा। मुझे घिन आती है, नफरत आता है ऐसी चीजों से, जब ऐसे चीजों की आप आदी हो जाते।
ये जहर है। मैं बार बार कहता हूं कि आपका वैज्ञानिक सीक्वेंस है, आप एक दोस्त आपके साथ हैं, कोई दिक्कत मुझे उस पर नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है, आप बुरे नहीं है, मैं सीधा कहता हूं। लेकिन आप यदि किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं, किसी का रेप करते हैं, किसी को अपने पद के मुताबिक बुलाते हैं, उम्र के लिहाज से बुलाते हैं, वो गलत है और उसमें फांसी होनी चाहिए ऐसे नेताओं को, पदाधिकारी, दो आदमी, क्योंकि ये दोनों जिम्मेदार हैं संविधान और समाज के प्रति। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नौटंकी थी, सिर्फ गुस्से को खत्म करने की। हमें लड़ना होगा अपनी इस बेटी के न्याय के लिए, किसके पीछे कौन है, फिर कोई निर्भया पैदा ना हो, इसकी लड़ाई लड़नी होगी, ये मैं ऐसा मानता हूं। मेरा किसी को तकलीफ देना नहीं है, मेरा किसी के बारे में बोलना नहीं है, आपको जितनी गाली देना हो दीजिए। मुझे दुख होता है जब कोई सोशल मीडिया वाला और कोई टीवी चैनल, कभी 1995 का कोई एक केस में बेल टूट गया, कोर्ट में हमको जानकारी नहीं मिली, नहीं जा पाए, हमारी आलोचना शुरू हो गई। अरे 25-30 साल पुराना कोई केस था जिसकी जानकारी हमारे तक नहीं पहुंची, हम कोर्ट नहीं जा पाए, हम कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट का आदेश आया। इसमें टीवी चैनल वाले जिस तरीके से हाय तौबा करने लगे, मुझे नफरत आता है ऐसे दुकान चलाने वाले जिसकी दुकान पप्पू यादव से, पप्पू यादव के नाम के लिए बगैर दुकान नहीं चलती है। क्या है, मेरा नाम ना लो, कोई जौहरी है, अपनी दुकान चलाने के लिए पप्पू यादव को गाली देना जौहरी है। पप्पू यादव यदि गलती है तो आप हमको जरूर बताओ, मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं यदि बेटी को बचाने और बिहार को बचाने में पप्पू यादव यदि कोई कड़वा सच बोलता है और आपको कहीं तकलीफ हो जाती है तो मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा। मेरे मित्र, मैं आप सबकी इज्जत करता हूं, दिल से मैं अपने नेताओं की इज्जत करता हूं, खासतौर पर नीतीश कुमार जी की बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है जब कोई यूट्यूबर, कोई चैनल वाले जबरदस्ती पप्पू यादव को टारगेट कर लेना, जब मैं हर दुख सुख में आपके साथ हूं और आप पप्पू यादव ही आपके लिए टारगेटेड हो जाए तो मुझे लगता है कि आपसे दूर ही रहना चाहिए। और खासतौर पर छुटभइये यूट्यूबर लोग जिस तरीके से बाप रे बाप संपत्ति क्या होगा, कैसे होगा, अरे भैया मुझको कोई जानकारी नहीं थी केस का, मुझको कोई कागज नहीं आया, मुझे कोई पता नहीं था, मुझे जानकारी मिली, मैं कोर्ट जाऊंगा और अपना पक्ष रख दूंगा। तो इसके लिए आपको क्यों तकलीफ हो जाती? एक तरफ इतनी बड़ी लड़ाई है, उसको आप डाइवर्ट कर देते हो। कहां बेटी की लड़ाई, कहां जहानाबाद हम जाते हैं, कहां बक्सर जाते हैं, कहां इतनी बड़ी लड़ाई है, और उसको आप छोटे से चीजों में अपनी व्यूअर्स और टीआरपी के लिए पप्पू यादव शुरू हो जाते हैं। क्षमा करिएगा, माफ करिएगा, ये मुझे पसंद नहीं है। मुझसे कोई गलती होगी तो जरूर बता दीजिएगा। मैं आपका स्वाभाविक दोस्त हूं और हर यूट्यूबर की मदद मैं करता हूं और मैं कोशिश करता हूं नए जितने यूट्यूबर हो वो बढ़े। लेकिन आप इस रंग रंगेली नेता और चरित्रहीन नेताओं के फेर में मत फंसिए, जातिवादी नेताओं के फेर में मत फंसिए। और जो लोग मुझे गाली देते हैं, अपने बाहुबली नेताओं के बारे में ज्यादा चिंता करिए, अपराधी नेताओं के बारे में ज्यादा चिंता करिए। मैं आपका अच्छा दोस्त हूं, मुझे गाली देने से आपको कोई फायदा नहीं। आपको जितना केस करना हो आप करिए, न्यायालय तय करना होगा, न्यायालय क्या करेंगे। मेरे पास एडीआर में लगभग 56% नेताओं का पूरा एडीआर है, जो सरकार का एडीआर है, मैं वो कोर्ट में प्रस्तुत कर दूंगा और आप लोगों की फोटो प्रस्तुत कर देंगे। जो अभी सीतामढ़ी में जनता ने सुनील जी को वोट दे दिया, मैं कैसे कहूंगा वो गलत है? वो उनका अपना रंग रेंगे, अपनी व्यक्तिगत निजी जीवन, वो मजे ले रहे थे, वो चुम्मा चाटी ले रहे थे, उनको रूम में लेना चाहिए, जौहरी नहीं है सीढ़ी पे लेना चाहिए। सबके सामने लेने की क्या जरूरत? जैसे मोतिहारी के एक एमएलए बात करके चुम्मा चाटी ले रहे थे, तो जौहरी नहीं है सब कुछ सार्वजनिक करना।
तो इसीलिए सुनील बाबू भी गलत नहीं है। अब जैसे हमारे नवल किशोर राय जी मर गए, या शिवर के हमारे मित्र थे एमपी साहब, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, एक अब्दुल्ला जी एमएलए थे जिनका पूरा का पूरा टीवी चैनल सेक्स रैकेट चलाता रहा, दिखता रहा। अब वो उनकी जरूरत थी। मैं इन नेताओं से कहूंगा कि आपका व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल बंद रूम में कैद रहे, सार्वजनिक जरूरत नहीं है उसका मसल पावर मत कीजिए और उसकी नुमाइश मत कीजिए, और अपने रसूख और अपनी ताकत का एहसास किसी कमजोर मजबूर बच्चियों के साथ मत कीजिए। मेरा यही कहना है। बच्ची को बचाने के लिए हम पूरी दुनिया से महाभारत करेंगे। जिसको कोर्ट जाना हो जाए, जिसको जितना गाली देना हो जाए, जिसको क्रिमिनल पालना हो पाल ले, मरवा दे, जो भी हमारी बच्ची की तरफ देखेगा उसका नस्तो नाबूद कर देंगे और उसका साम्राज्य मिटा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।